ऑल पाकिस्तान लॉयर एक्शन कमेटी जो है या और बाकायदा एक एहतजाज हो रहा है जो कि आइनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 नए जजेस तैनात हो रहे हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। और बाकी इमरान खान आगे क्या स्ट्रेटजी रख रहे हैं या आगे क्या होना है और उस पर गुफ्तगू होगी। देखो, बैकडोर डिप्लोमेसी तो अपनी जगह चलती रहती है और वो चलती रहनी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का जो मुतनाज़ा फ़ैसला है, वो हालांकि वो तो आइनी बेंच का इख्तियार ही नहीं था, वो बेंच से केस वापस लेने के हवाले से जो बेंच का केस सुना और उस पर दो रुकनी बेंच ने, पहले 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ ऑर्डर किए, तो 20 सफ़ात पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक मुतनाज़ा फ़ैसला जारी कर दिया है। और उससे नज़र आ रहा है कि ये हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं और ये अदलिया का एक स्याह तरीन दौर कहलाएगा। ये ऐसा काम डिक्टेटर के दौर में नहीं हुआ है जो अब होने जा रहा है। बड़ा वाज़ेह फ़ैसला था जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का। उन्होंने आइन और कानून की बिल्कुल सही तशरीह की थी और आइनी बेंच का सवाल है जुरिस्डिक्शन का कि कहाँ क्या होना है, किस तरह चीज़ों को देखना है और उसके बाद आगे चलनी है। ये नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चीज़ें लेके चलें। मिसाल के तौर पर उसमें था कि एतराज़ उठाया कि ये इख्तियार है या ना है, तो ये इख्तियार है या ना है का फ़ैसला तो उसी बेंच ने करना है जिसके सामने ये जुरिस्डिक्शनल पॉइंट उठाया जाता है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ख़तरे की घंटी एक बजाई है कि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का जो फ़ैसला है उसको जहाँ कलअदम करार दिया है, अब वहाँ जो उस विंग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। ये डराने की बातें साथ साथ चल रही हैं और ऐसा कोई भी अमल होगा तो वकला पहले तैयार बैठे हुए हैं सड़कों पे आने के लिए। अब 26 तारीख के 10 तारीख के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरा होने लगा है, वो जनाब जो सरबराह हैं, जैसे अपना मुनीर मलिक साहब, आपको पता है लॉयल मूवमेंट की तहरीक के रूए नवा जिस तरह तहरीक चलाई उन्होंने, जिस तरह मामला लेके, ये अदलिया की ऑटोनमी, अदलिया की आज़ादी का मसला है। और अली अहमद कोर्ट ने उस वक्त कहा कि एक डोगर उस वक्त था और एक डोगर अब भी है। तो हालात नज़र यही आ रहे हैं कि ये मुकाबला कैसे जारी होगा। अब इसमें वकला की बहुत बड़ी तादाद खड़ी है, वकला इस सारे मामले में खुल कर खड़े हैं और जजेस पैक करने की बात हो रही है ना। आप मेरिट पर जजेस रख ही नहीं रहे। जितनी जजेस की तैनातियाँ हो रही हैं ये मेरिट से हट कर हो रही हैं, मेरिट की पामालियाँ। और उसकी वजह क्या है कि जुडिशल कमीशन जो जजेस तैनात कर रहा है वो तो जजेस तैनात ही नहीं कर रहा, वो तो अदलिया की आज़ादी को पामाली हो रही है। आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी हो रही है कि वहाँ कौन तैनात कर रहा है, वहाँ तैनात कर रहा है एग्जेक्टिव। और मैंने 13 लोग कहा था, 13 में से 8 लोग तो इनके हैं। तो जो ये लोग बता दें, कोई जुडिशरी में से जो नाम बड़े इंटेलिजेंट नाम थे लाहौर हाई कोर्ट की लिस्ट के अंदर, बहुत आज़ाद मनश वकला थे। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी मुझे डिस्कार्ड इसलिए किया गया कि तुम एक आज़ाद मनश आदमी हो, तुम एक इंडिपेंडेंट माइंड रखते हो, तो हमें इंडिपेंडेंट माइंड रखने वाले लोग नहीं चाहिए। तो ये क्या इंसाफ, आइन और कानून की पासदारी होगी। और IMF आ रहा है जायज़ा लेने के लिए। उम्मीद है कि IMF का जो वफ्द है ना, दे शुड मीट द लॉयर्स एक्शन कमेटी, दे आर गोइंग टू टेल देम कि व्हाट इज़ बीइंग टारगेटेड एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट, what would be the exact result of that 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब IMF का वफ्द अगर आएगा, वो अगर उन्हें जुडिशल कमीशन से मिलता है या सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदों से मिलता है तो वो तो नुमाइंदा लोग नहीं हैं। इसमें मेरी गुजारिश होगी कि IMF का जो भी वफ्द आएगा वो आकर वकला की कम्युनिटी से मिले, जो वकला सड़कों के ऊपर है, जो वकला एहतजाज कर रहे हैं, वो बताएंगे उनको कि किस तरह टार्निश हुई है। वैसे तो बड़ी सीरियस सी बात है, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस देख लें, जजेस की परफॉर्मेंस के हवाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल था, जुडिशल कमीशन के इख्तियार देख लें। यानी अगर हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक कोई फैसला नहीं करेगा, जो उनकी लाइन नहीं लेगा, इसी को तो जजेस पैक करना कहते हैं ना, इसी को तो समझना है ये बात। और ये बात अगर आप समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी कि ये जो बुनियादी बात है, IMF की उस कमेटी ने कई और रिव्यू भी करने हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो 14 फरवरी तक, 6 फरवरी से ये उन्होंने काम शुरू किया और 14 फरवरी तक रहना है। बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जायज़ा लेना है, ठीक है, गुड गवर्नेंस का जायज़ा लेना है उन्होंने, और 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदे से मुलाकात। गवर्नमेंट से मुलाकात कर रही है, इससे मसले तो नहीं हल होने हैं। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इस्तिदाद बदनवानी और मालियाती निगरानी को मजबूत करना। बता दें, कोई उनसे पूछे हाँ ज़रा
कि करप्शन के मुकदमे कितने का इन्होंने उठाए हैं। माँ सिवाय सियासी इंजीनियरिंग के अलावा मलिक रियाज के खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग चल रही है। अब देखना ये है कि ये मामला कैसे सेटल होगा, ये वाली बात बड़ी सोचने वाली है। एहसन इकबाल और अता तारड़ ने भी 144 की खिलाफ वर्जी की है। को पर्चा हुआ है क्या? 144 सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, सियासी इंजीनियरिंग के लिए लगाई जाती। मेरा क्रिकेट मैच हुआ, तो क्रिकेट मैच में 5 या 5 से ज़ायद अफराद अगर जमा हो तो आपका मकसद क्या है 144 का? सिर्फ सियासी जलसों को रोकना है, और उसमें कई हद तक वो कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं आपके सामने। इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है या मीडिया प्लानिंग है वो बहुत कमाल है। सोशल मीडिया साथ चल रहा है। वैसे तो आपको पता है जो आम मीडिया है वो आम मीडिया टारगेटेड चीज़ों को लेकर चलता है, और उनका अपना नुक्ता नज़र है, वो सिर्फ उन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। वो सही मानों में जो अवामी तर्जुमानी है वो अवामी तर्जुमानी नहीं हो रही है। ये एक हकीकत है, और ये रिकॉर्ड की बातें हैं। हम ऐसी बात क्या करें कि जो हालात और वाक़यात से हट के हो। अब क्या ये सारा कुछ ऐसे चलता रहेगा? देखिए, मैं ये सारा कुछ चलता नहीं देख रहा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 105 जजेस लगाए गए थे, वो 105 जजेस ठहरे नहीं। अब तक आप 39 जजेस लगा चुके हैं, 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट के आप और तैयार बैठे हैं। बता रहे हैं कि जनाब तेज़ तरीन इंसाफ है। कौन सा तेज़ तरीन इंसाफ हुआ जब से ये 26 तरमीम के सम्राट हैं? यहाँ तो हालत ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी केसेस ही नहीं लग रहे। आप अंदाज़ा लगाएं कि चीफ जस्टिस अपने तरीके से लेकर चल रहे। आईनी बेंचेस यहाँ क्यों नहीं बनाते हैं? मैं बार बार हर प्रोग्राम में ये सवाल उठाता हूँ। मकसद क्या है? आप तक हकायक बताना। लगाए ना यहाँ भी आईनी बेंचेस। आईनी बेंच आकर बिठाए, पता लग गया ना सारा क्या है। हाई कोर्टों में जब आईनी बेंचेस में चीज़ें चलना शुरू होंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना हो जाएगा। फवाद चौधरी ने इमरान खान से मुलाकात के बाद इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि मेरी कल इमरान खान से बात हुई। उन्होंने अली मीन की बात की तस्दीद कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से मामला 90% तय हो गए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ असल मसला जो है वो नए इलेक्शन पर फंसा हुआ है। इमरान खान टाइम देने को भी तैयार है, और फवाद चौधरी को बड़ी आम बातें चल रही है कि इमरान खान डिसोन कर चुके, लेकिन इमरान खान फवाद चौधरी से मिले ज़रूर है, और अली अमीन पर इमरान खान को एतमाद है। अब ये वाली जो बातें हैं ये ज़रा सोचने वाली बात है कि एक्चुअली असल हालात क्या हैं और वाक़यात क्या होंगे। ये जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी तो आप नताइज नहीं देख सकेंगे ना। नताइज देखने के लिए ज़रूरी है। इमरान खान तो फेस कर रहा है सारे हालात, तकलीफ़ें, मुश्किलें। बताएं कौन सा सियासी लीडर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जिसने इस तरह की मुश्किलें, मुसीबतें ये बर्दाश्त की हैं? ये वही एक ही इमरान खान है। वही मुसीबतें, मुश्किलें, तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है और बर्दाश्त कर रहा है। ये बहुत फ़र्क है। आखिर में सिर्फ एक बात करता चलूँ कि 118 पाकिस्तानियों को डीपोर्ट कर दिया है चंद घंटों के दौरान। और जो मेरे पास खबर बताई है मेरी मीडिया टीम ने, अमेरिका, जापान, कोरिया, सेनेगल, थाईलैंड समेत 16 मुख्तलिफ, और ये बताया कि सऊदी अरब में पासपोर्ट गुम होने, ब्लैक लिस्ट, माहदे की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी काम करने के इल्ज़ाम पर 61 पाकिस्तानी को डीपोर्ट किया गया सऊदी अरब से। और बहरीन, युगांडा, कीनिया, कब्रस, मराकश, कोरिया, सेनेगल, बोस्टाना से एक पाकिस्तान को डिपोर्ट किया गया। जापान में इमिग्रेशन 2 पाकिस्तान को विजिटर्स वीज़ा के लिए मुतमईन ना कर सके और नाकाबिले कबूल करार देकर वापस भेज दिया। एक पाकिस्तान को अमेरिका में नाकाबिले कबूल करार देकर वापस भेज दिया गया। कोरिया में भी एक पाकिस्तान को एंट्री नहीं दी गई। यानी ये ज़रा सोचिएगा, ये मौजूदा हुकूमत है और पाकिस्तानियों के साथ ये हाल हो रहा है। यही इमरान खान था कि जहाँ हरे पासपोर्ट की बड़ी एक वैल्यू थी, यहाँ हरे पासपोर्ट ज़मीन बोस कर दिया, ज़मीन पे फेंक दिया आपने उसकी कदर मंजिलत ख़त्म कर दिया है उस हरे पासपोर्ट की। हरे पासपोर्ट की खुदारा ये कीमत नहीं थी जो कीमत आपने बना दी है। हम पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। मैंने यूके की इमिग्रेशन नहीं ली, पॉलिटिकल असाइलम नहीं लिया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ। मुश्किल हालात हैं, चल रहे हैं, जैसे भी हैं फेस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के मामलात को ख़राब होने दें।
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हालात जो हैं 2007 से भी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। उस वक्त तो एक चीफ जस्टिस का सवाल था, आज जो है पूरी अदलिया जो है उसका मुहासरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पैकिंग, हाई कोर्ट्स की ऑटोनमी, ये सब स्टेक पे है। लाहौर में जो नुमाइंदा कन्वेंशन हुआ था उसमें ये बात तय की गई थी कि अपॉइंटमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट में पैकिंग हो रही है उसको लीगल फ्रेटर्निटी जो है अपनी आवाज़ से रेजिस्ट करे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस की शुनीद होनी है उसमें एक क्लियर मैसेज जाए कि वकला की बहुत भारी अक्सरियत इन तरामीम को आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ समझती है। जो हमारी आज तक की जूरिस्प्रूडेंस है उसके नाते से ये 26वीं आइनी तरमीम जो है ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर से तसाद रखती है। हम जजेस को सेंसिटाइज करना चाहते हैं। जो हमारा मुकदमा सुनेंगे वो किसी आइवरी टावर में नहीं रहते। उनको इस बात का एहसास दिलाना होता है कि माशरे में कौन से करंट्स इस वक्त चल रहे हैं। हमें उनको सेंसिटाइज करना है कि आपको तारीख़ में किस तरह से अपने आप को याद रखवाना है। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। जो कराची बार का जो प्रोटेस्ट है वो अदलिया को सेंसिटाइज करने की एक कड़ी है। हम तवक्को रखते हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो उस कमरे तक जाएगी जहां 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल JCP ने सुप्रीम कोर्ट में 8 अपॉइंटमेंट्स करनी है। हम अदलिया से ये तवक्को रखते हैं कि वो अपने आइन की पासदारी करेंगे। आज जब हम कार में आ रहे थे तो मेरे लीडर अली अहमद कुर्द ने कहा कि पहले भी मुकाबला डोगर से था, अब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नया डोगर आया है, तो फिर मुकाबला डोगर से है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है और जो भी इस मूवमेंट में एक कदम चल सके तो एक कदम चले, 2 कदम चल सकता है।